दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपने बोला कि हाँ हमें करंट अफेयर्स कंटिन्यूड चाहिए, तो इसलिए दोबारा इनको रिज्यूम किया गया है। सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद 23rd May एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड उमंग ऐप के बारे में। उमंग की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी सरकार का क्या मोटो है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी को रोपन किया है इसमें। एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐप जो उन्होंने बनाई है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड, ठीक है, सिक्योर, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म एंड मल्टीलिंगुअल। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। हर मल्टीलिंगुअल में, हर लैंग्वेज में तो नहीं, मेजॉरिटी लैंग्वेज में है। एंड मल्टी सर्विस रूरल मोबाइल ऐप। ठीक है, इससे क्या 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 मिलेगा भाई? अच्छा, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करे सेंटर और स्टेट, वो इस पे प्रोवाइड हो सकती हैं। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आई जा सके ऑन अ सिंगल मोबाइल ऐप। ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल हो पाए, मतलब एक क्लिक पे, जो बेसिकली एक मोबाइल क्लिक पे सर्विसेज एक्सेसिबल हो पाए, वो था इसका मेन मोटो। तो अब न्यूज़ में क्यों है भाई? 7 सर्विसेज होस्टेड ऑन आईएमडी वेबसाइट्स हैव बीन ऑन बोर्ड टू उमंग एप्लीकेशन। ठीक है, जो आईएमडी वेबसाइट्स पे सर्विसेज दी गई थी, ठीक है, जो दी जाती थी, वो उमंग एप्लीकेशन पे भी होगी। अब कौन सी हैं वो सर्विसेज? करंट वेदर, कि भाई अब के आसपास वेदर कैसी है, ठीक है, एंड 3 आवरली वार्निंग ऑफ लोकलाइज्ड वेदर फिनोमिना। अगर कोई ऐसा मतलब आंधी तूफान आ रही है तो उसे पहले नाउकास्ट कर दिया जाता है, उससे पहले कि भाई बताया जाता है इस तरीके से होने वाला है। सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट एंड वार्निंग्स कि भाई कलर रेड एंड ऑरेंज एंड येलो आर अलर्ट लेवल विद द रेड एज मोस्ट सीवियर कैटेगरी। ठीक है, जो साइक्लोन वगैरह है, आंधी तूफान, इनकी रेटिंग्स भी बताई जाती हैं। ठीक है, तो न्यूज़ में इसीलिए कि जो आईएमडी वेबसाइट पे सर्विसेज थी वो इस पे भी आई गई हैं उमंग ऐप पे। तो याद रखना, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज उमंग ऐप। ठीक है, इसमें इंस्टा थिंक में क्या है, उमंग ऐप के बारे में, आईएमडी के बारे में देख लेते हैं। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1875 में। तो ध्यान रखना, हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले की बॉडी है। एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो अर्थक्वेक रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो आईएमडी वो भी करता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। देन इज अबाउट चाइना सीक्स इंडिया सपोर्ट फॉर इट्स न्यू लॉ। ठीक है, अभी हमें देखते हैं कि चाइना अपनी एग्रेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, हमारे जो लद्दाख रीजन है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो चाइना ने बोला है कि भाई हम ये समझते हैं कि बाकी जो इंडिया एंड आसपास की कंट्रीज़ हैं वो हमारा सपोर्ट करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन को टू इम्पोज अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ ऑन हांगकांग। तो वो तैयार हैं भाई हांगकांग में एक न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए। चाइना हैज सेड दैट न्यू लेजिस्लेशन इज एम्ड एट कंटेनिंग द सेशनिस्ट फोर्सेज इन द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी हु हैव पोज्ड अ ग्रेव थ्रेट टू द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। अब इस आर्टिकल में वही बताया गया है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हांगकांग एंड मकाओ पहले अर्स्टवाइल ब्रिटिश कॉलोनीज होती थी। ठीक है, तो उनको जब पहले काफ़ी टाइम पे चाइना तो हो गया था, ठीक है, लिबरेट, एंड फिर उनको काफ़ी टाइम तक वो ब्रिटिश कॉलोनीज रही थी। फिर उसको 1997 में हांगकांग को और 1998 को में मकाओ को दे दिया गया था उनको, बट एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तहत दिया गया था। ठीक है, तो वही है। उसके बाद से वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, बट यू नो कम्युनिज्म एग्जिस्ट करता है चाइना में, तो दैट इज़ मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो वाली चीज़, और बार बार जो हांगकांग वाले हैं उनको दबाया जाता है। ठीक है, तो चाइना हैज़ आल्सो सेंड डिमार्चेस टू इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज़। ठीक है, कि भाई वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई हमने किस वजह से नया लेजिस्लेशन ला रहे हैं विद अ रिमाइंडर ऑफ अपहोल्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन हांगकांग, क्योंकि वो एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। और ये बोल रहे हैं कि भाई ये इसमें ज़्यादा तुम दखल अंदाजी मत करना, ये पूरा पूरा चाइना का इंटरनल अफेयर है एंड नो फॉरेन कंट्री मे इंटरफेयर इन दिस मैटर। तो हांगकांग करंटली कैसे एडमिनिस्टर करते हैं? इट इज़ अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। मैंने बता चुकी हूँ कौन सा सिस्टम है, 1 कंट्री एंड 2 सिस्टम पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि जब ब्रिटिश ने इसको रिटर्न किया था, मैंने बताया 1997 में हांगकांग को और 1998 में मकाओ को उनको हैंड ओवर किया था चाइना को। ठीक है, तो तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई हम अगले आने वाले 20-1 साल में मतलब यहाँ पे अच्छा सिस्टम लागू कर देंगे। ठीक है, तो बट उन्होंने वो उस चीज़ पे लागू नहीं कर पाए, तो इसीलिए वहाँ पे एट टाइम्स आप देखते होंगे कि मार्चेस चलते ही रहते हैं। तो ये अप्रोच क्या है? एज पर दिस पॉलिसी हांगकांग एंड मकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थी, हैव सम डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम दैट ऑफ मेनलैंड चाइना। क्योंकि ये है तो भाई पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के पार्ट, बट मतलब एडमिनिस्टर वहाँ से होते, पर इनका यहाँ पे इकोनॉमी, क्योंकि इनकी खुद की
करेंसी है और पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ये दिक्कत आती है, वही जो है व्यूज़ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये देख लो, ये चाइना की लोकेशन है, हांगकांग और मकाओ यहाँ पड़ता है, ठीक है, और ये ताइवान का रीजन है। तो दिस इज़ अ लोकेशन। तो 1894 में चाइना एंड यूके साइंड सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन इन बीजिंग विच सेट्स टर्म्स फॉर द ऑटोनॉमी एंड लीगल इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट सिस्टम फॉर द हांगकांग पोस्ट इन 1997, ठीक है। तो जब उसको देना था, तो ब्रिटिश कॉलोनीज थी ना पहले, तो यूके के साथ साइन हुआ था सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन 1984 में कि भाई कैसे इसको गवर्न करेंगे पोस्ट 1997 जब आप इसे हमें हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इन 1987 चाइना एंड पोर्टुगल साइन जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन क्वेश्चन ऑफ मकाओ, ठीक है। तो जो हांगकांग था वो तो अर्स्टवाइल ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है, एंड ये पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी मकाओ, ठीक है। मकाओ वॉज पोर्चुगीज़ कॉलोनी, ध्यान रखना। और ये 1997 में दिया गया था वापस, और ये 1998 में, ठीक है। तो सेम उसके साथ भी 1984 में तो चाइना और यूके ने किया था साइन, और 1987 में चाइना और पोर्चुगल ने किया था साइन, ठीक है। चाइनीज़ मेड सिमिलर प्रोमिसेस फॉर द रीजन ऑफ मकाओ जब उसको हैंड ओवर करा गया। तो अभी क्या हो रहा है भाई हांगकांग में, रिलेंटलेस एजिटेशन, बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो रही है, डिमांडिंग पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, कि भाई हमें आप ऑटोनॉमी दे दो, ठीक है। हाँ, आप बोलते तो हो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, बट आप चलाते तो अपनी खुद की हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो चाइना ने एग्री किया था कि हम इनको ग्रेजुअली विद इन अ स्पैन ऑफ 10 या 20 ईयर्स दे देंगे। तो तब उसने किया था प्रॉमिस, पर उसने अब तक नहीं दिया सिंस 1997। सो दिस थिंग हैज़ मतलब ये दोबारा से हुई है। तो ये वाली चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन इज अबाउट WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। तो ये न्यूज़ में किस लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, वो WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन होने वाले हैं, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो वो किसको सक्सीड करेंगे, हिरोकी नाकातानी ऑफ जापान, ठीक है, जो करंटली चेयरमैन है ऑफ द 34th WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो चेयरमैन बनने वाले हैं। तो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड है क्या, इट इज़ वन ऑफ द 2 WHO's डिसीजन मेकिंग बॉडीज, ठीक है। 2 कौन सी हैं, सबसे पहली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड दूसरा क्या है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। पहली ये और दूसरी ये, ठीक है। WHO की भी मतलब हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो इसके भी वहीं पे ही हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन क्या है, 34 मेंबर्स कंट्रीज हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, ठीक है, जो अच्छे काम कर रही हैं। बोर्ड चेयरमैन पोस्ट इज हेल्ड बाय रोटेशन फॉर 1 ईयर बाय ईच WHO 6 रीजनल ग्रुप्स, ठीक है, मतलब एक साल हर रीजनल ग्रुप्स को दिया जाता है, ठीक है। तो अफ्रीकन रीजन एंड रीजन ऑफ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो ये वाली ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है, पूरा। तो उस तरीके से इसको दिया जाता है, चेयरमैनशिप ऐसे रोटेट होती है एक साल के लिए। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म, 3 ईयर टर्म के लिए मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, इलेक्ट होते, नॉमिनेट नहीं होते, ध्यान रखना। फंक्शंस क्या है, टू सेट आउट एजेंडा फॉर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड रेजोल्यूशंस फॉर फॉरवर्डिंग टू द असेंबली आर अडॉप्टेड, कि भाई जो असेंबली है उसको क्या क्या एजेंडा है होना चाहिए उसका, एंड वो रेजोल्यूशन है कौन से वो फॉरवर्ड करने का, गिव्स इफेक्ट टू डिसीजन एंड पॉलिसी। जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड है तो वो फॉरवर्ड करेगा जो भी असेंबली डिसीजन लेगी, ठीक है, उसको एडवाइस करेगा और उसके वर्क को फैसिलिटेट करेगा, असेंबली के वर्क को। बोर्ड एंड असेंबली क्रिएट्स अ फोरम फॉर डिबेट ऑन हेल्थ इश्यूज एज वेल, ठीक है, जो राज्यसभा टीवी टाइप्स डिबेट है वो भी ये करवाते हैं। बोथ बोर्ड्स एंड असेंबली प्रोड्यूस 3 काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन एंड डिसीजन पास्ड बाय 2 बॉडीज, ठीक है, जो भी रेजोल्यूशन, अब कोई भी बॉडी है वो भी रेजोल्यूशन और डिसीजन पास करेगी, उससे रिलेटेड वो प्रिंट आउट निकालेंगे उसका। ऑफिशियल रिकॉर्ड एज पब्लिश्ड इन WHO, ठीक है, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स दैट आर प्रेजेंटेड इन सेशन ऑफ 2 बॉडीज, ठीक है। तो जो सेशन में है प्रोड्यूस होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी ये मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो की फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया WHO का मेंबर कब बना था, ठीक है, 1948 में। फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशियन वॉज एन इंडियन, ठीक है, जो फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर था जो इंडियन था, जो साउथ ईस्ट एशियन, मैंने बताया ना 6 रीजनल ग्रुप्स है वहाँ पे, तो सबसे पहले जो साउथ ईस्ट एशिया में से सिलेक्ट किया गया वो एक इंडियन थे फ्रॉम फॉर अ पीरियड ऑफ 1948 to 1968, ठीक है। Since 2019, Dr. Soumya Swaminathan has been WHO Chief Scientist. So this was news. तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कॉम्पोजिशन के बारे में बताएंगे आप मुझे, एंड फंक्शंस कब इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, एंड UN की बॉडी है एक्सेट्रा, आप मुझे प्रीलिम से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। दिस इज आई थिंक वी आर डन विद एग्जीक्यूटिव बोर्ड। देन इज अबाउट ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में, ठीक है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अभी एक्सपेक्टेड है कि भाई वो पुल आउट कर लेगी अपने आप को ओपन स्काई ट्रीटी में से। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी न्यू न्यूज़ टू अस, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड था वहाँ से भी अपने आप को मतलब विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो UN की बहुत सारी जो ट्रीटीज़ है वहाँ से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को विड्रॉ कर ही जा रही है, ठीक है। तो यही उसकी ही
सीरीज़ में एक और है ओपन स्काईज ट्रीटी, तो वो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि भाई 34 कंट्रीज़ को अलाउ करती है ये ट्रीटी टू कंडक्ट अनआर्म्ड सर्वेलेंस फ्लाइट्स। अनआर्म्ड होनी चाहिए पहली बात। सर्वेलेंस फ्लाइट्स मतलब क्या, किस काम के लिए आप कर रहे हो, सर्वेलेंस पर्पज़ के लिए फ़्लाइट आप कंडक्ट कर सकते हो ओवर वन अनदर टेरिटरीज़। वैसे तो नहीं अलाउ करते हैं, बट अगर आप इस कंट्री के, आप इस ट्रीटी के पार्ट हो तो, और दूसरी कंट्री भी इस ट्रीटी का पार्ट है, तो वो आपकी जो एरिया है वहाँ पे वो सर्वेलेंस कर सकती है, पर वो अनआर्म्ड होना चाहिए। इसमें कौन है, यूएस और रशिया दोनों हैं। साइन 1992 में की गई थी और इफेक्ट 2002 में आई थी। तो इसके मेंबर कंट्रीज़ ये हैं, ये सारे देख लो, ठीक है, सारे अप्रॉक्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इंडिया नहीं है इसका पार्ट, चाइना नहीं है, जापान नहीं है, तो ये देख लेना। ऑलमोस्ट सारा रशिया है, यूरोप है, ठीक है, कनाडा, अलास्का और यूएस है इसका पार्ट, ठीक है। तो किर्गिस्तान ने साइन किया बट हैज़ नॉट रैटिफाइड, ठीक है, इसीलिए ये लाइट ग्रीन से बोल रखा है। चाइना इसका मेंबर नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है, इट वाज एग्रीड दैट जस्ट आफ्टर कोल्ड वॉर, ठीक है, कि भाई नास्टी सरप्राइजेस बाय मॉनिटरिंग राइवल मिलिट्रीज, ठीक है। अगर नास्टी सरप्राइजेस ना देने पड़े कि भाई हेलो धप्पा, मतलब वो वाली चीज़ हो गई ना कि एकदम से आप कि इसमें क्या होता है, आपको 72 आवर्स प्रायर बताना पड़ता है कि भाई हम आपके यहाँ आने वाले हैं, ठीक है, हम अपनी नाम सर्वेलेंस करने वाले हैं, ठीक है, ताकि वो सरप्राइज ना हो सके, ठीक है। मतलब ये वही ना, कन्फ्यूजन की स्थिति ना बनी रहे, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम ऐसा ही था, बस वही है ना कि युद्ध होते होते बच गया था वर्ल्ड वॉर 3 उस टाइम पे। तो वही है, वही चीज़ है, इसीलिए ट्रीटी साइन की गई थी कि भाई आगे ऐसी कोई चीज़ हो तो फिर वो बता के आएँ। अगर आपको आना है कोई बात नहीं, देख लो, आपको जो भी देखना है, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, मान लो कल को यूएसए को ये पता चले रशिया अपनी मिलिट्री को एजिटेट कर रहा है या फिर मतलब बॉर्डर्स पे लेके आ रहा है, तो वो जाके देखा है कि हाँ भाई हम इस ट्रीटी का पार्ट है, तो कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ट्रीटी वॉज डिजाइन टू एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए, बाय गिविंग ऑल पार्टिसिपेंट रिगार्डलेस ऑफ साइज, कितना भी आपकी कंट्री का साइज हो, अ डायरेक्ट रोल इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू एरियल इमेजिनिंग ऑन मिलिट्री फोर्सेज। तो आप मिलिट्री पे भी कर सकते हो उनकी टेरिटरीज पे। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी देख लेते हैं। ये पॉसिबल कराती है टू कंडक्ट जॉइंट अनआर्म्ड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स ओवर टेरिटरीज, ठीक है, और आप इमेजेस भी ले सकते हो, जो भी आपको प्री डिफाइंड रेजोल्यूशन बताना पड़ेगा कि भाई हम इतने रेजोल्यूशन के आप इमेजेस लेने वाले हैं, तो वो पूरा जो 72 आवर्स पहले वार्निंग देते हैं कि भाई हम आने वाले हैं, तो उसमें सब लिखा होता है कि भाई हम इस तरीके की पिक्चर्स लेने वाले हैं। एंड इट ऑल्सो अलाउज ऑल सिग्नेटरीज टू रिक्वेस्ट कॉपी ऑफ ऑल इमेजेस टेकन ड्यूरिंग ओवरफ्लाइट। कोई और मतलब सिग्नेटरीज हैं इसमें, वो भी मांग सकते हैं जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ओवरफ्लाइट्स आर गवर्न्ड बाय कोटाज नेगोशिएटेड एनुअली एंड असाइंड टू स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट। यूनाइटेड नेट्स फॉर एग्जाम्पल आर ऑपरेट बीइंग टू विद इंफ्रारेड स्कैनर्स। तो जो भी है फ्लाइट एनुअली डिसाइड होता है, ठीक है, कोटास की भाई इस हिसाब से आप ये कंट्री इस पे जा सकती है, तो वो सारा डिसाइड होता है पहले से, ठीक है, और वो स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट ही जा सकती है और 72 घंटे पहले जाना पड़ता है, वार्निंग ऑफ द फ्लाइट देनी पड़ती है, 24 आवर्स नोटिस ऑफ द रूट टू विच इट कैन सजेस्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो एक 24 घंटे बहुत ही कम टाइम होता है, उस तब तक बताना पड़ता है कि भाई हम यहाँ आने वाले हैं, इस रूट पे हम फॉलो करेंगे। ट्रीटी लेड डाउन एट विच एयरबेसिस कैन बी यूज्ड फॉर फ्लाइट, ठीक है, कौन से एयरबेस पे आप उसको रेस्ट करवा सकते हो, एट द पॉइंट दे कैन क्रॉस ईच अदर एयर स्पेसेस, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अ कमिटी टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी मीट्स एट वियना, ठीक है, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, तो वो वाली चीज़ है। ये कमेटी टू ऑब्जर्व द इम्प्लीमेंटेशन वो हर एवरी मंथ मिलती है एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑस्की। ऑस्की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप। तो वो मिलती है, तो वो कमेटी डिसाइड करती है कि भाई ढंग से ट्रीटी इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। तो यूएस क्यों विड्रॉ करना चाहता है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, एंड एट टाइम्स रशिया ने मतलब अपने जो एयर स्पेस है उसको यूज़ करने से मना किया है अंडर, दो वो इस ट्रीटी का पार्ट है। तो यूएसए को ऐसा ही लगता है कि भाई वो तो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, तो हम क्यों इतने दया भाव दिखा रहे हैं। तो यूएस भी कह रहे हैं हम भी इससे विड्रॉ कर लेंगे। एंड यूएस को ये भी अप्रहेंशंस है कि अभी रशिया और चाइना का थोड़ा कंसेंसस बन रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वो दोनों इकट्ठे होके ये उसको ये ना हो कि भाई रशिया ओपन ट्रीटी इसके तहत जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चाइना को सप्लाई ना कर रहा हो, इसीलिए यूएस की अप्रहेंशंस हैं एंड इसलिए वो अपने आप को विड्रॉ करना चाहता है फ्रॉम दिस ट्रीटी। सो दिस वाज द न्यूज़ अबाउट ओपन स्काईज ट्रीटी, ठीक है ना। 2002 में ये इफेक्ट में आई थी, थोड़ा याद रख लेना इसके बारे में, दिस माइट टर्न इंपॉर्टेंट। देन इज अबाउट GS3 का टॉपिक, बी कीपिंग इन इंडिया। तो एक वेबिनार कंडक्ट हुआ, एज यू नो आजकल बहुत ही वेबिनार चल रहे हैं, कोविड से भी ज़्यादा वेबिनार हो चुके हैं। तो इट वाज कंडक्टेड बाय NCDC ऑन द थीम स्वीट रेवोल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत इज़ अ न्यू जुमला ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑन द थीम न्यू स्वीट रेवोल्यूशन। तो जैसे ब्लू रेवोल्यूशन आया, ठीक है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस तरीके का स्वीट रेवोल्यूशन है। स्वीट रेवोल्यूशन स्टेट्स अबाउट हनी की तरह, ठीक है।
इट वॉज टू पॉपुलराइज साइंटिफिक बी कीपिंग एज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर लैंडलेस रूरल पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, तो जो ये फार्मर्स हैं उनके क्योंकि वो कई लोग बी कीपिंग करते हैं बट उनका खर्चा ही निकल पाता है। ठीक है, तो उससे वो गवर्नमेंट इस तरीके का प्रमोट करिए कि भाई साइंटिफिक वे से करें, ठीक है, मेथड से, इस तरीके के मेथड से करें कि उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा निकल पाए। ठीक है, एफर्ट क्या लिए गए, ठीक है, बी कीपिंग, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग बी कीपिंग एज पार्ट फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। ठीक है, उसके तहत क्या बोला गया है कि इनको भी एज अ जो बी कीपर्स हैं उनको भी फार्मर्स का दर्जा दिया गया। अब जो बेनिफिट फार्मर्स को मिलते हैं पीएम किसान या दूसरी स्कीम्स के तहत उनको भी वो मिलेंगे। ठीक है, 500 करोड़ एडिशनली दिया गया है टुवर्ड्स बी कीपिंग अंडर आत्मनिर्भर अभियान। ठीक है, नेशनल बी बोर्ड हैज़ क्रिएटेड 4 मॉड्यूल्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, 30 लाख फार्मर्स को भी ट्रेन किया जाएगा फॉर बी कीपिंग एंड ऑल्सो दे आर बीइंग प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंडिया इज अमंग वर्ल्ड्स टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर्स, तो हम टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर्स में हैं एंड हमारे जो हनी का जो प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स दोनों ही 2005 से राइज किया गया है बाई 200%। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अमाउंट जिससे हमारा राइज किया गया है। तो आ सकता है क्वेश्चन में कि भाई हनी का क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो याद रखना बड़ी ही है इसके एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन दोनों ही। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ बी कीपिंग, FAO की क्या बताया गया है डाटाबेस, 2017-18 में इंडिया रैंक 8th इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हनी प्रोडक्शन। ठीक है, तो 8th हम रैंक किए गए वाइल चाइना फर्स्ट है। ठीक है, उनकी 551,000 टन्स उनमें प्रोडक्शन की गई है। तो सरकार क्या मानती है कि बी कीपिंग एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हो सकता है इन अचीविंग 2022 टारगेट। क्या था कि 2022 टारगेट टू डबल फार्मर्स इनकम, तो उसके लिए एक बी कीपिंग अच्छा टारगेट हो सकती है। तो करना क्या पड़ेगा, इस स्कोप को एक्सपैंड करना पड़ेगा कि पहले सिर्फ हनी यूज़ करते बाकी चीज़ें फेंक देते हैं। ठीक है, तो हनी के बाद जो वैक्स है, जो पॉलन्स हैं, रॉयल जेली है, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, बी वेनम है, बी का जहर है, तो वो भी मार्केटेबल है और वो भी इंडियन फार्मर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। इंक्रीज इन एरिया बेस्ड ऑन एरिया अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया, बी फॉरेज क्रॉप्स, इंडिया के पास पोटेंशियल है 200 मिलियन बी कॉलोनीज़ को एक्सपैंड करने का। अभी तक हमारे पास 3.4 मिलियन ही है बस। ठीक है, इससे क्या होएगा, इंक्रीज इन बी कॉलोनीज़, कॉलोनीज़ मतलब जहाँ पे भीड़ रहती हैं, छत्ता जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो बी कॉलोनीज़ बढ़ेंगी तो बी रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे एंड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो आप कॉमन बात सोचो, जितनी बी होंगी, ठीक है, मधुमक्खी होगी तो वो पोलन ग्रेन्स भी ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, तो वो फ्लावरिंग भी जल्दी करवाएगी, तो कोई नुकसान नहीं है बी को रखने का। तो एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम ने एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर विवेक देबरॉय। तो ये याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कमेटीज़ है वो इंपॉर्टेंट ही रहती हैं। BDC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग कि भाई किस तरीके से ये जो बी कीपिंग है उसको एडवांस किया जाए ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो बी कीपर्स का, नेशनल सिक्योरिटी को भी ऑगमेंट किया जाए एंड सस्टेन बायोडाइवर्सिटी। अब बी जितनी होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी सस्टेन होगी। ठीक है, तो रिकमेंडेशन क्या बोली गई कि रिकॉग्नाइजिंग हनी बीज एट इनपुट टू एग्रीकल्चर एंड कंसिडरिंग लैंडलेस बी कीपर्स एट फार्मर्स, की भाई आपको उनको फार्मर्स कंसिडर करना चाहिए। प्लांटेशन ऑफ बी फ्रेंडली फ्लोरा, ठीक है, जहाँ पे बी अट्रैक्ट हों। ठीक है, जो वुमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो उनको भी आप इंगेज करके रखो। जो नेशनल बी बोर्ड है उसको रिक्रिस्टन करो, उसका नाम बदलो इट एज हनी एंड पॉलिनेटर्स बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएगी एंड न्यू बी डेवलपमेंट सेंटर्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाएगी एंड हनी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट होगा जिससे प्राइस स्टेबल रहेगा एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एपीकल्चर क्या होता है, बीस को वही मतलब कल्चर करके रखना, बी कीपिंग करना एपीकल्चर कहलाता है। ऐसा सब्जेक्ट फॉर एडवांस रिसर्च, अब किसी भी चीज़ को एडवांस करने के लिए उस पर रिसर्च होना बनता है, तो वो कौन करेगा रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बी कीपर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो स्टोर तो हो बी हनी जो मिलेगा या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसकी स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए। अभी जो बाय लोकल का जो नारा दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसके लिए मार्केटिंग के लिए भी ज़रूरी है ये वाली चीज़ें। नेशनल बी बोर्ड्स के बारे में बता देती हूँ मैं आपको।
तो SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम रजिस्टर्ड नेशनल बी बोर्ड एज अ सोसाइटी, तो ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860 इन 2000 में इसको रजिस्टर किया गया था, ठीक है। इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 2006। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बी कीपिंग बाय प्रमोटिंग साइंटिफिक बी कीपिंग, कि भाई साइंटिफिक बी कीपिंग हो। अब वही चीज़ है वो कैसे होएगी, अब एक अच्छा खासा बोर्ड एस्टैब्लिश करो, फंड एस्टैब्लिश करो, ठीक है, एंड रिसर्च करवाओ, तो वो वाली चीज़ें ही विवेक देब्रॉय कमेटी ने सजेस्ट किया था, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स भी बढ़े पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन का क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे लेके जाती है, जिससे फर्टिलाइजेशन हो पाता है एंड वो फूल बनता है, फूल से फिर क्या फ्रूट बनता है, तो ये सारा विशेष साइकिल चलता है, ठीक है। तो प्रेजेंटली नेशनल बी बोर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, तो ये इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। व्हाट इज स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन, ठीक है, तो स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के बारे में देख लेते हैं। ये मई 27 को जाएगा, नासा का है मिशन, ठीक है। स्पेस एक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट जाएगी, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी को नहीं पता तो 5 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर बनाया था, ठीक है। इसको हमारी जो 5 स्पेस एजेंसीज है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है स्पेस स्टेशन। वहाँ पे जाके मतलब ऐसे लैब्स एस्टैब्लिश की गई हैं जहाँ पे जो क्रू मेंबर्स हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वहाँ जाके अपना काम कर सकते हैं और कुछ एक दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, तो दैट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो मई 27 को जाएगा स्पेस एक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट। तो डेमो 1 जो गया था, अब डेमो 2 है तो डेमो 1 भी गया होगा, तो डेमो 1 में क्रूड मिशन नहीं गया था, ठीक है, इट वाज जस्ट नॉर्मल फ्लाइट। तो ये फर्स्ट क्रूड फ्लाइट जाएगी, पर ये टेस्ट फ्लाइट ही होगी, ठीक है, टू लॉन्च फ्रॉम अमेरिकन सॉइल सिंस कंक्लूजन ऑफ स्पेस शटल एरा। स्पेस शटल एरा 2011 में ख़त्म हो गया था। तो स्पेस शटल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इट वॉज कि स्पेस जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश हो गया तो स्पेस शटल्स भेजी जाती थी टाइमली अमेरिका द्वारा या दूसरी कोलंबिया के सॉइल से भेजा जाता था उसको, ठीक है। तो उस टाइम पे स्पेस शटल कुछ टाइम बाद, बट क्या है कि 2 या 3 कैजुअलिटीज़ ऐसी हुई, उसके बाद स्पेस शटल को बंद किया गया और ये मदद करता था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो कार्गो है या जो भी एम्यूनेशन, जो भी जिस तरीके की भी रिसर्च मटेरियल उनको चाहिए था वो प्रोवाइड करने के लिए। तो स्पेस शटल एरा बंद कर दिया, उसके बाद ये स्पेस एक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट जा रही है। मिशन क्या है, डेमो 2 मिशन इज अ पार्ट ऑफ नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम विच विल फ्लाई 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑन स्पेस क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियली, तो कौन सी स्पेसक्राफ्ट जाएगी, क्रू ड्रैगन के नाम से, ठीक है। मिशन इज एसेंशियली अ फ्लाइट टेस्ट टू सर्टिफाई इफ स्पेस एक्स क्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैन बी यूज टू फेरी क्रू टू एंड फ्रॉम स्पेस स्टेशन रेगुलरली। ये बताएगा ये मिशन कि भाई जो आप स्पेस क्राफ्ट लेकर जा रहे हो, जो क्रू ड्रैगन है जो जा रहा है, वो जो क्रू मेंबर्स हैं उनको टू एंड फ्रो लेके आ जा सकता है या नहीं जा सकता, ठीक है, उसके मतलब वहाँ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ से। तो ये इसके लिए फ़्लाइट है, ठीक है। दिस इज़ फाइनल फ्लाइट फॉर द सिस्टम एंड इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, एक स्पेसक्राफ्ट जाएगा जो मैंने बता दिया, क्रू ड्रैगन है, लॉन्च व्हीकल जिसे लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम फैल्कन 9 है, लॉन्च पैड LC-39A, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू ये लॉन्च होगा। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एक्सेस टू स्पेस ईजियर इन टर्म्स ऑफ इट कोस्ट, ठीक है। स्पेस शटल का भी यही था कि भाई जो हमारा अपोलो 11 था, अपोलो 11 गया, ठीक है, उसके बाद और भी जो यूएस ने स्पेस मिशंस दिए थे, तो उसके बाद क्या होगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था। तो शटल प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि भाई जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए। तो कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का भी यही फंडा है एंड इसीलिए जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनको भी ओपन किया गया है, ठीक है। जैसे स्पेस एक्स के एलन मस्क हैं तो वो भी ये काम करवाते हैं, ठीक है। बोइंग एंड स्पेस एक्स आर सिलेक्टेड बाय नासा इन सितंबर 2014। तो ये दोनों ही एक स्पेस रिलेटेड एजेंसीज है जो ये सारा काम प्रोवाइड करती हैं, प्राइवेट पार्टनर्स हैं। तो डेवलप ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मेंट टू ट्रांसफर क्रू फ्रॉम यूएस टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, भाई प्राइवेट कंपनीज को आप एंगेज कर रहे हो तो अच्छा है, इससे क्या होएगा, क्रू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन्हांस होंगी, अच्छी होंगी। एंड मैंने बताया कि जो ISS है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लो अर्थ ऑर्बिट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, हाई अर्थ ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए WHO एंड ये इनके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करता है आगे वीडियोज़ आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। तो देन इज अबाउट मणिपुर खुदोल। मणिपुर खुदोल के बारे में क्या है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एनवॉय ऑन यूथ हैज़ लिस्टेड मणिपुर खुदोल अमंग टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है, कि भाई अच्छे इनिशिएटिव है जिन्होंने फाइट करने में मदद की है ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो खुदोल क्या है, ये क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है, ठीक है, एक इम्फाल बेस्ड NGO है,
ठीक है, इम्फाल मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, उसके बेस्ड एनजीओ है, ठीक है, नाम है याअल, ठीक है। इसके क्या होता है, ये इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम है, उन्होंने क्रिएट की है। इनिशिएटिव के द्वारा क्या है, जो भी LGBTQ+ कम्युनिटी है, ठीक है, एंड पीपल लिविंग विद HIV है, डेली वेज अर्नर्स हैं, चिल्ड्रन है, एडोलसेंट है, उनको उनकी तरफ फूड और हेल्थ और हाइजीन की जो भी सैनिटाइजर्स, मास्क हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे मतलब वो एक तरीके का इग्नोर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो उसको उसके लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ तक सर्विसेज पहुँच रही है, इसीलिए इसको एक अच्छा इनिशिएटिव बोल के इसको रिवॉर्ड दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एनवॉय ऑन यूथ, तो लिस्ट किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वर्ल्ड टर्टल्स डे, ठीक है, वर्ल्ड टर्टल्स डे बनाया गया है May 23, मतलब आज, ठीक है, ताकि पीपल को बताया जा सके टर्टल और टॉर्टोइज और उनके हैबिटेट्स कहाँ कहाँ हैं और हम उनके हैबिटेट्स को किस हद तक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एवरी ईयर सिंस 2000 इसको मनाया जा रहा है। अमेरिकन टर्टोइज रेस्क्यू इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो स्पॉन्सर करती है इसको, ठीक है। इस साल 20वीं एनिवर्सरी, क्योंकि 2000 में मनाया गया था। थीम क्या है, थीम नहीं बताई गई। फोकस इज ऑन ब्रिंगिंग अटेंशन एंड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टॉर्टोइज एंड टर्टल्स। तो एज यू वेरी वेल नो, ऑलिव रिडली टर्टल्स, जिसके बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये बीचेस पे आते हैं जब इनका थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर या पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, जो सी वगैरह है, तो ये अपने एग्स हैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव क्रिएचर्स होते हैं, तो इसीलिए ये मनाया जाता है कि भाई लोगों में एक सेंसिटिविटी आए कि भाई आप तो अच्छा नहीं कर रहे हो इनके साथ, दे आर ऑल्सो क्रिएचर्स, सो जस्ट रिस्पेक्ट देम। So this was all about discussion. Do answer the questions below, please. I request you, and thank you so much for watching.